नमस्कार। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है, खास तौर पर वो सभी साथी जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये है अध्याय 4 जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अलग अलग छुट्टियों के बारे में है। और ये नियम सिर्फ नौकरी के दौरान ही नहीं बल्कि सच पूछे तो परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अक्सर इन नियमों की बारीकियों से जुड़े सवाल बनते ही हैं, तो इनकी सही समझ बहुत फायदा देती है। हाँ, इसीलिए आज हमारा फोकस रहेगा नियम संख्या 29 से लेकर 32 तक। इसमें आपकी अर्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अदेय छुट्टी और असाधारण छुट्टी ये सब आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नियम 29 की। ये है अर्धवेतन छुट्टी यानी हाफ पे लीव या HPL। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नियम लागू किस पर होता है, क्या सभी पर? नहीं, सभी पर नहीं। नियम 29 साफ कहता है कि यह सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं है। ओके। और उन सरकारी कर्मचारियों पर भी नहीं जो अवकाश विभाग मतलब वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अच्छा, तो मिलिट्री ऑफिसर्स और वेकेशन डिपार्टमेंट वालों को छोड़कर बाकी सब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नियम है। जी हाँ। अब सवाल उठता है कि ये HPL मिलती कैसे है, जमा कैसे होती है? हाँ, इसका क्रेडिट सिस्टम क्या है? तो उपनियम 1 बताता है कि हर कैलेंडर साल में कर्मचारी के खाते में 20 दिन की HPL जुड़ती है। 20 दिन एक साथ? नहीं, एक साथ नहीं, ये 2 किश्तों में आती है। 10 दिन 1 जनवरी को क्रेडिट होते हैं और बाकी 10 दिन 1 जुलाई को, और ये एडवांस में क्रेडिट होते हैं। अच्छा, एडवांस्ड क्रेडिट 10 जनवरी में, 10 जुलाई में, ठीक है। पर मान लीजिए कोई साल के बीच में ज्वाइन करे या बीच में ही नौकरी छोड़ दे, तब कैसे कैलकुलेट होगी HPL? हाँ, ये आम स्थिति है। इसके लिए उपनियम 2 में पूरा तरीका बताया गया है। कैसे? देखिए, उपनियम 2A कहता है कि अगर कोई कैलेंडर वर्ष के बीच में ज्वाइन करता है, मान लीजिए मार्च में ज्वाइन किया, तो उस छमाही के लिए मतलब जनवरी से जून वाली छमाही में उसने जितने पूरे कैलेंडर महीने नौकरी की, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने, हाँ, तो हर पूरे महीने के लिए 53 5/3 दिन के हिसाब से HPL मिलेगी। तो 4 महीने के लिए 4 गुणा 53 दिन। अच्छा, 53 दिन प्रति माह। ये थोड़ा याद रखने वाला आंकड़ा है। तो ये प्रो रैटा बेसिस पर हो गया। बिल्कुल। और अगर कोई रिटायर हो रहा है या इस्तीफा दे रहा है तब भी यही तरीका? जी हाँ, उपनियम 2B यही कहता है, जिस छमाही में रिटायरमेंट या इस्तीफा है, उस छमाही में रिटायरमेंट या इस्तीफे की तारीख तक जितने पूरे कैलेंडर महीने सेवा की है, उसके लिए भी 53 दिन प्रति माह की दर से HPL क्रेडिट होगी। ठीक है, मतलब आने और जाने दोनों में कैलकुलेशन का आधार सेम है, पूरे किए गए महीने और रेट। सही। इसी तरह उपनियम 2C उन मामलों को देखता है जहां किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है। ओके। उस केस में हटाने या बर्खास्त करने वाले महीने से पिछले कैलेंडर महीने के अंत तक जितने पूरे सेवा माह हुए, हर एक के लिए 53 दिन की दर से HPL दी जाएगी, पिछले महीने तक। और एक दुखद स्थिति, अगर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उपनियम 2CA के अनुसार मृत्यु की तारीख तक जितने पूरे सेवा माह हुए, उनके लिए भी 53 दिन प्रति माह की दर से HPL क्रेडिट की जाएगी। ये 53 वाला कैलकुलेशन वाकई परीक्षा के लिहाज से नोट करने लायक है। अच्छा, इसमें एक और खास स्थिति है, डाइज नॉन वाली। हाँ, डाइज नॉन। अगर किसी की गैर हाजिरी या सस्पेंशन पीरियड को डाइज नॉन मान लिया गया, तो उसका HPL क्रेडिट पर क्या असर पड़ेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उपनियम 2D में है। अगर किसी छमाही में कोई डाइज नॉन पीरियड रहा है, हाँ, तो अगली छमाही की शुरुआत में जो 10 दिन HPL क्रेडिट होने वाले थे, उनमें कटौती होगी। कटौती कितनी? कटौती होगी डाइज नॉन अवधि के दिनों का 118वां हिस्सा। 1/18? हाँ, 1/18। लेकिन ये कटौती ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की ही हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगली छमाही का क्रेडिट नेगेटिव हो जाए। 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं। ये डाइज नॉन वाला कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। 118वां हिस्सा, अधिकतम 10 दिन की कटौती, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई सामान्य कर्मचारियों की बात। अब कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो वेकेशन डिपार्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन जिन्हें नियम 49 के तहत विभागीय अवकाश मतलब डिपार्टमेंटल लीव मिलती है। हाँ, उनके लिए HPL का क्या नियम है? उनके लिए उपनियम 3 में अलग व्यवस्था है।
ऐसे कर्मचारियों को हर 12 महीने की वास्तविक ड्यूटी पूरी करने पर 20 दिन की एचपीएल मिलती है। 12 महीने की एक्चुअल ड्यूटी पर 20 दिन। जी, और उपनियम 3(2) कहता है कि ये एचपीएल वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर या निजी मामलों के लिए ले सकते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी बात, जब एचपीएल क्रेडिट करते हैं और कैलकुलेशन में दिन का कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 1.5 दिन या 1.4 दिन, तो उपनियम 3(3) कहता है कि उसे निकटतम पूरे दिन में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब 1.5 दिन बन जाएगा 2 दिन और 1.4 दिन बन जाएगा 1 दिन। ओके, राउंडिंग ऑफ का नियम भी है। चलिए, तो ये था नियम 29 एचपीएल के बारे में। अब आगे बढ़े हैं नियम 30 पर। नियम 30, परिवर्तित छुट्टी यानी कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव, परिवर्तित छुट्टी, नाम से लगता है कुछ बदला जा रहा है। ये क्या है? ये एक बहुत काम की चीज है। कम्यूटेड लीव का मतलब है कि कर्मचारी अपनी जमा एचपीएल को डबल रेट पर इस्तेमाल करके पूरी सैलरी वाली छुट्टी ले सकता है। अच्छा, मतलब एचपीएल तो आधी सैलरी वाली छुट्टी होती है। हाँ, लेकिन कम्यूटेड लीव लेकर उसे पूरी सैलरी वाली छुट्टी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। बस शर्त यह है कि जितनी कम्यूटेड लीव लेंगे उससे दुगनी एचपीएल आपके खाते से कम हो जाएगी। जैसे अगर आप 10 दिन की कम्यूटेड लीव लेते हैं तो आपके एचपीएल खाते से 20 दिन कटेंगे, लेकिन उन 10 दिनों के लिए आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। ये तो अच्छा विकल्प है। इसकी शर्तें क्या हैं? कब ले सकते हैं ये छुट्टी? उपनियम 1 के हिसाब से ये छुट्टी सैन्य अधिकारियों को छोड़कर आमतौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर। और कितनी ले सकते हैं? ये उतनी मिल सकती है जितनी एचपीएल आपके खाते में जमा है उसकी आधी मात्रा तक। आधी मात्रा तक मतलब अगर आपके खाते में 60 दिन की एचपीएल जमा है तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की कम्यूटेड लीव ले सकते हैं और इन 30 दिनों के लिए आपके खाते से 60 एचपीएल कट जाएंगी। समझ गए, डबल डेबिट होगा। क्या इसमें छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी की संतुष्टि भी जरूरी है? हाँ, उपनियम 1(a) यही कहता है, अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि कर्मचारी छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी पर वापस लौटेगा। ठीक है। और जैसा हमने कहा, उपनियम 1(d) इस बात को फिर से साफ करता है कि जितनी कम्यूटेड लीव मंजूर होगी उसकी डबल मात्रा एचपीएल खाते से डेबिट होगी। ये डबल डेबिट वाला नियम बहुत अहम है, इसे याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें खास बात भी है शायद उपनियम 1(a) में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी कम्यूटेड लीव मिल सकती है। हाँ, ये बहुत खास प्रावधान है और परीक्षा में इस पर सवाल आ सकता है। बताइए इसके बारे में। उपनियम 1(a) के तहत कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में ज्यादा से ज्यादा 180 दिनों की एचपीएल को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्यूटेड लीव में बदलवा सकता है। 180 दिन बिना मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन कोई शर्त होगी? हाँ, शर्त यह है कि ये छुट्टी किसी स्वीकृत स्टडी कोर्स के लिए ली जा रही हो, मतलब पढ़ाई के लिए। ओके, स्टडी लीव के तौर पर। और छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी को ये प्रमाणित करना होगा कि ये स्टडी कोर्स सार्वजनिक हित में है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है। वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी नियम है। हायर स्टडीज या किसी खास ट्रेनिंग के लिए बिना बीमार हुए भी पूरी सैलरी पर छुट्टी मिल सकती है 180 दिन तक। जी। लेकिन अगर कोई कम्यूटेड लीव लेकर वापस ही ना आए ड्यूटी पर या वीआरएस ले ले, तब क्या होगा? इसका भी इंतजाम है उपनियम 2 में। अगर कोई कम्यूटेड लीव लेने के बाद ड्यूटी पर लौटे बिना इस्तीफा दे देता है या वीआरएस ले लेता है, हाँ, तो उसकी कम्यूटेड लीव को एचपीएल माना जाएगा। इसका मतलब उसे पूरी सैलरी जो कम्यूटेड लीव में मिली और आधी सैलरी जो एचपीएल में मिलती का जो फर्क है वो सरकार को वापस करना होगा। अच्छा, वसूली होगी? क्या इस वसूली से बचने का कोई तरीका है, कोई छूट? हाँ, छूट है। उपनियम 2 के परंतुक में 2 स्थितियां हैं जहां वसूली नहीं होगी। कौन सी? पहली, अगर कर्मचारी का रिटायरमेंट खराब स्वास्थ्य की वजह से हुआ है, इतना खराब कि वो आगे नौकरी करने लायक नहीं रहा। और दूसरी, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन 2 केस में वसूली नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज थी नियम 30 के नीचे एक नोट में कि अगर किसी के पास अर्नड लीव है तब भी वो कम्यूटेड लीव मांग सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि पहले ईएल खत्म करनी पड़ेगी। अगर कर्मचारी चाहे तो ईएल होते हुए भी कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, ये उसकी मर्जी पर है। ये भी एक अच्छी सुविधा है। तो कुल मिलाकर कम्यूटेड लीव के नियम, खासकर वो डबल एचपीएल डेबिट वाला पॉइंट, 180 दिन की स्टडी लीव वाली छूट और वापस न आने पर वसूली की शर्तें, ये सब परीक्षा के लिए ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स हैं। निश्चित रूप से। और हाँ साथियों,
अगर आप इन नियमों पर और गहराई से चर्चा करना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल, ग्रुप में हम ऐसी चीजों पर अक्सर बात करते रहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले नियम पर। नियम 31, अदेय छुट्टी, लीव नॉट ड्यू LND। अदेय मतलब जो अभी देय नहीं है। ये क्या चीज है? ये जैसा आपने कहा एक तरह का एडवांस है। LND का मतलब है कि कर्मचारी को वो HPL लेने की इजाजत मिल सकती है जो उसने अभी तक कमाई ही नहीं है। मतलब भविष्य में कमाई जाने वाली HPL का उधार। हाँ, एक तरह से इस उम्मीद पर दी जाती है कि वो भविष्य में नौकरी करके इस HPL को कमा लेगा। दिलचस्प। ये किसको मिलती है और किन शर्तों पर? उपनियम 1 के अनुसार LND स्थायी यानी परमानेंट या अर्धस्थायी यानी क्वासी परमानेंट कर्मचारियों को दी जा सकती है, सैन्य अधिकारियों को नहीं। ओके, परमानेंट और क्वासी परमानेंट को। और ये सामान्यतः मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मिलती है। एक बात और, ये रिटायरमेंट से ठीक पहले वाली तैयारी छुट्टी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के तौर पर नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसकी कोई लिमिट है? कितनी LND ले सकते हैं? हाँ, लिमिट है। पूरी सर्विस के दौरान कुल मिलाकर अधिकतम 360 दिनों की LND मिल सकती है। 360 दिन पूरी सर्विस में? लेकिन शर्तें होंगी। बिल्कुल। उपनियम 1A कहता है कि छुट्टी देने वाले अधिकारी को ये यकीन होना चाहिए कि कर्मचारी छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर आएगा। उपनियम 1B के मुताबिक LND उतनी ही दी जा सकती है जितनी HPL कर्मचारी के भविष्य में कमाने की संभावना है, 360 दिन की ओवरऑल लिमिट के अंदर। अच्छा। और उपनियम 1C के तहत ये LND कर्मचारी के HPL खाते में नेगेटिव बैलेंस के तौर पर डेबिट की जाती है। मतलब खाता माइनस में चला जाता है और जैसे जैसे वो आगे HPL कमाता है ये नेगेटिव बैलेंस कम होता जाता है, मतलब एडजस्ट होता रहता है। तो ये एक तरह से लोन है जो बाद में HPL कमा कर चुकाना है। क्या ये सुविधा अस्थायी मतलब टेम्परेरी कर्मचारियों को भी मिलती है? सामान्य तौर पर तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ भी एक खास प्रावधान है उपनियम 1A में। अच्छा, वो क्या है? अगर कोई अस्थायी कर्मचारी कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जैसे TB, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, कैंसर या मानसिक बीमारी, हाँ, उसे भी कुछ शर्तों के साथ LND दी जा सकती है, अधिकतम 360 दिन तक पूरी सेवा में। अस्थायी कर्मचारी को भी गंभीर बीमारी में। ये तो बड़ी राहत की बात है। शर्तें क्या हैं इसकी? 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, कर्मचारी ने कम से कम 1 साल की नौकरी पूरी कर ली हो। 1 साल के सर्विस। दूसरा, जिस पोस्ट से वो छुट्टी पर जा रहा है उसके वापस लौटने तक उस पोस्ट के बने रहने की संभावना हो। पोस्ट रहनी चाहिए। और तीसरी, छुट्टी का आवेदन मेडिकल सर्टिफिकेट से समर्थित हो, जैसा कि नियम 32(2) के क्लॉज A और B में बताया गया है। ठीक है, तो गंभीर बीमारी में अस्थायी कर्मचारी को भी LND मिल सकती है शर्तों के साथ। अब वही सवाल जो कम्यूटेड लीव में था, अगर कोई LND लेकर वापस ना लौटे या कमाने से पहले ही चला जाए? यहां भी वसूली का नियम है, लगभग वैसा ही। उपनियम 2A कहता है कि अगर LND लेने वाला कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे बिना इस्तीफा दे देता है या VRS ले लेता है, तो उसकी LND कैंसिल कर दी जाएगी। उसका इस्तीफा या रिटायरमेंट छुट्टी शुरू होने की तारीख से माना जाएगा और उसे LND के दौरान मिला छुट्टी का वेतन वसूल किया जाएगा। पूरी वसूली। और अगर वो लौटता है पर जितनी LND ली थी उतनी HPL कमाने से पहले ही चला जाता है, तो उपनियम 2B लागू होगा। उसे छुट्टी के वेतन का वो हिस्सा वापस करना होगा जो उसने LND के रूप में लिया था, लेकिन वापस सर्विस करके कमा नहीं पाया। मतलब जितनी HPL अभी भी नेगेटिव में है उसका पैसा वापस करना होगा। समझ गई। क्या यहाँ भी वसूली से छूट है, जैसे खराब सेहत या मृत्यु के केस में? हाँ, बिल्कुल है। उपनियम 2B का पहला परंतु प्रोवाइजो कहता है कि अगर रिटायरमेंट खराब स्वास्थ्य के कारण है या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कोई वसूली नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण छूट है दूसरे परंतुक में। वो क्या है? अगर सरकार खुद कर्मचारी को अनिवार्य रूप से समय से पहले रिटायर करती है, जैसे कि CCS पेंशन रूल्स के नियम 48(1)B के तहत या FR 56J या FR 56L के तहत, हाँ, जैसे कंपल्सरी रिटायरमेंट या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के केस में, तो उस स्थिति में भी LND की वसूली नहीं की जाएगी। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। LND के नियम खासकर अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रावधान, 36 दिन की लिमिट और ये वसूली और छूट की शर्तें, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी हाँ, LND की अवधारणा थोड़ी अलग है, इसलिए इससे जुड़े सवाल अक्सर बनते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं आज की चर्चा के आखिरी नियम पर,
नियम 32 असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL। हाँ, EOL। ये असाधारण छुट्टी कब और क्यों दी जाती है? EOL जैसा नाम से ही जाहिर है असाधारण परिस्थितियों में मिलती है। उपनियम 1 कहता है कि ये छुट्टी सैन्य अधिकारियों को छोड़कर 2 स्थितियों में दी जा सकती है। कौन सी 2 स्थितियां? पहली, ए, जब कर्मचारी के खाते में कोई और छुट्टी बची ही ना हो, मतलब EL, HPL सब खत्म। ओके, जब कोई ऑप्शन ना हो। और दूसरी बी, जब दूसरी छुट्टी बची तो है जैसे EL या HPL, लेकिन कर्मचारी खुद लिख कर दे कि उसे EOL ही चाहिए। अच्छा, मतलब वो चाहे तो EIHPL होते हुए भी EOL ले सकता है अगर वो लिख कर मांगे। हाँ, और EOL की सबसे खास बात यह है कि इस दौरान कोई वेतन नहीं मिलता, ये विदाउट पे होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। बिना वेतन की छुट्टी, क्या इसकी अवधि की कोई सीमा है, खासकर उनके लिए जो स्थायी या अर्धस्थायी नहीं है? हाँ, अस्थायी कर्मचारियों के लिए उपनियम 2 में कुछ सामान्य सीमाएं बताई गई हैं। जब तक कि राष्ट्रपति खास परिस्थितियों में छूट न दे, एक बार में सामान्यतः इन सीमाओं से ज्यादा EOL नहीं दी जाती। क्या है वो सीमाएं? पहली, शुरू में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक। 3 महीने। दूसरी, 6 महीने तक अगर कर्मचारी ने 1 साल की लगातार नौकरी पूरी कर ली है और छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मांगी गई है। इसमें वो शुरू के 3 महीने भी शामिल हैं। अच्छा, मेडिकल ग्राउंड पे 6 महीने तक, अगर 1 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन क्या और भी लंबी EOL मिल सकती है, जैसे किसी गंभीर बीमारी में या पढ़ाई वगैरह के लिए? बिल्कुल, उपनियम 2 में ही आगे इसके प्रावधान है। खंड D बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत 18 महीने 18 मंथ्स तक EOL मिल सकती है। 18 महीने? किन परिस्थितियों में? अगर कर्मचारी ने 1 साल की नौकरी पूरी कर ली है और वो कुछ खास गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहा है। कौन सी बीमारियां? जैसे फेफड़ों की TB, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या प्लूरिसी, और इलाज किसी मान्यता प्राप्त सैनिटोरियम में हो रहा हो। इसमें एक राहत यह भी है कि अगर मरीज घर पर ही किसी मान्यता प्राप्त TB स्पेशलिस्ट से इलाज करा रहा है तो भी ये मिल सकती है। अच्छा। शरीर के किसी और हिस्से की TB। 3, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। 4, कैंसर या मानसिक बीमारी। इन सभी के लिए जरूरी है कि इलाज या तो मान्यता प्राप्त संस्थान में हो या फिर संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर से हो रहा हो। TB, लेप्रेसी, कैंसर, मानसिक बीमारी, इनके इलाज के लिए 18 महीने तक की EOL मिल सकती है। ये बहुत बड़ी राहत है जी। और पढ़ाई के लिए, क्या उसके लिए भी लंबी EOL का प्रावधान है? हाँ, उसके लिए है खंड E। 24 महीने तक EOL मिल सकती है। 2 साल। हाँ, अगर छुट्टी किसी ऐसे स्टडी कोर्स के लिए चाहिए जो सार्वजनिक हित में प्रमाणित हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और इसकी शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 3 साल की लगातार नौकरी पूरी कर ली हो। 3 साल की सर्विस पर पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी के लिए 24 महीने तक की EOL। ये तो कमाल की सुविधा है तो, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। क्या शर्त? उपनियम 3A में बॉन्ड का प्रावधान है। हाँ। अगर किसी को स्टडी के लिए EOL दी जाती है, खासकर अगर 24 महीने से ज्यादा की विशेष छूट मिली हो, हाँ, तो उसे फॉर्म 6 में एक बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड? कैसा बॉन्ड? इसमें उसे ये वचन देना होता है कि वो छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी पर लौटेगा और लौटने के बाद कम से कम 3 साल तक नौकरी करेगा। अच्छा, 3 साल का बॉन्ड पीरियड। और अगर वो ये शर्त पूरी नहीं करता, मतलब वापस नहीं आता या 3 साल से पहले छोड़ देता है, उसे सरकार ने छुट्टी के दौरान उस पर जो भी वास्तविक खर्च किया है, जैसे कोई स्टाइपेंड दिया हो, यात्रा भत्ता दिया हो या किसी और एजेंसी ने उस पर खर्च किया हो, वो सब ब्याज सहित सरकार को वापस करना होगा। ये बॉन्ड वाली शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आगे पढ़ाई के लिए EOL लेने का सोचते हैं, उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल। EOL से जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी हैं। जैसे? एक है उपनियम 3A। ये शायद मूल पाठ में 4.2 जैसा दिखता है, पर संदर्भ से 3A लगता है। ये SC/ST कर्मचारियों के लिए है। SC/ST कर्मचारियों के लिए क्या है इसमें? वो लोग अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्हें सामान्य सीमाओं में छूट देकर EOL दे सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, ट्रेनिंग के लिए सुविधा। हाँ, फिर एक है उपनियम 5, शायद मूल पाठ में 4.3। ये कहता है कि अगर EOL के 2 हिस्सों के बीच कोई और छुट्टी आ जाए, मान लीजिए EL ले ली, हाँ, तो EOL की कुल अवधि की गणना करते समय, जैसे वो 3 महीने, 6 महीने, 18 महीने वाली लिमिट देखने के लिए उसे एक लगातार अवधि ही माना जाएगा। बीच की EL से वो ब्रेक नहीं मानी जाएगी। अच्छा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी लिमिट कैलकुलेशन के लिए। जी। और आखिर में
उपनियम 6, शायद मूल पाठ में 4.4, ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी बिना छुट्टी लिए गैर हाजिर रहता है, मतलब अनऑथराइज्ड एब्सेंस। हाँ, तो जो सक्षम प्राधिकारी है वो चाहे तो बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली उस गैर हाजिरी की अवधि को ईओएल में बदल सकता है। अच्छा, बाद में भी रेगुलराइज हो सकता है ईओएल के तौर पर। हाँ, अगर अथॉरिटी चाहे तो ये थे ईओएल के नियम, इसकी अलग अलग सीमाएं, खासकर गंभीर बीमारियों 18 महीने और पढ़ाई 24 महीने के लिए, वो बॉन्ड वाली शर्त, SC/ST उम्मीदवारों के लिए छूट और अनधिकृत अनुपस्थिति का रेगुलराइजेशन, ये सब परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। साथियों, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नियम सरकारी कामकाज और कर्मचारियों के हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी समझ न सिर्फ परीक्षा पास करने में बल्कि नौकरी को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत CCS छुट्टी नियम 1972 के नियम 29 से 32 तक, अर्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अदेय छुट्टी और असाधारण छुट्टी पर। हमने कोशिश की कि हर नियम की मुख्य बातें आप तक पहुंचा सकें। उम्मीद है कि इस चर्चा से इन नियमों को लेकर आपकी समझ और साफ हुई होगी। ये नियम पहली बार में थोड़े जटिल लग सकते हैं, पर इनके पीछे की वजह समझने से याद रखना आसान हो जाता है। इतने धैर्य से हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी तैयारी में जरूर काम आएगी। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।